नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं इस स्टोरी में। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने अभी तक पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बंगाल में द्वैत शासन लगने के क्या परिणाम हुए उसके ऊपर पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल में द्वैत शासन लगने के बाद की कहानियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बंगाल में जब द्वैत शासन लगता है, बक्सर का युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत होती है, उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। उन्हें वापस बुलाया गया था, दूसरी बार वो गवर्नर बनकर भारत आए थे। उन्होंने द्वैत शासन की स्थापना की। लॉर्ड क्लाइव के जाने के बाद 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वॉरेन हेस्टिंग की लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो की सुधार कार्य किए गए थे उन कार्यों को आगे बढ़ाया जाए और भारत में ब्रिटिश कंपनी के अधिकारों में वृद्धि की जाए और ज्यादा से ज्यादा लाभ ब्रिटिश कंपनी को दिया जाए। इस उद्देश्य से इंग्लैंड से वॉरेन हेस्टिंग को भारत 1772 ईस्वी में भेजा जाता है। क्लाइव ने जो बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उस व्यवस्था ने बंगाल में त्राही त्राही मचा रखी थी। जमींदार, व्यापारी, व्यवसाय एवं किसान तबाह हो गए थे उस द्वैत शासन के कारण। कंपनी के कर्मचारी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए तरह तरह के अत्याचार और भ्रष्टाचार कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंपनी की जो आमदनी थी वो स्थिर थी, बहुत कम थी बनिस्पत कंपनी के कर्मचारियों के आय के। कंपनी के कर्मचारी निजी कारोबार के द्वारा अपने अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए थे और इस स्वार्थ पूर्ति के लिए वो अत्याचार और भ्रष्टाचार का भी सहारा ले रहे थे। उन्हें बस अपनी जेब भरने की चिंता थी, ना कि कंपनी के राजकोष में वृद्धि करने की। उनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, उनका राष्ट्रवाद से कोई संबंध नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत व्यापार के बेहतरी के लिए यहां कार्य कर रहे थे। कंपनी का राजकोष रिक्त पड़ गया था। कंपनी की स्थिति जो थी डावाडोल हो चुकी थी। चोरी डकैती का प्रकोप बढ़ गया था। महामारी और अकाल से लोग तबाह थे। तो ये जो सारी जो मैं बता रहा हूं आपको, जो प्रभाव की क्या स्थिति थी बंगाल की, इसके लिए एक ही चीज जिम्मेदार थी, वो थी बंगाल में जो द्वैत शासन स्थापित की गई थी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। उसी के कारण ये सारी चीजें बंगाल में हुई थी और उसी के कारण जो रियल बेनिफिट था वो कंपनी को प्राप्त नहीं हो सका था। ऐसी स्थिति में इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए जो ब्रिटिशर्स होते हैं, अंग्रेज इंग्लैंड से कंपनी जो होती है वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर बना करके भेजती है। देखिए, उसमें केवल यही स्थिति चुनौती नहीं थी वॉरेन हेस्टिंग के सामने कि बंगाल के जो समाज था उसका नैतिक जो पतन हो चुका था। केवल एकमात्र चुनौती ये नहीं थी। दूसरी चुनौती के रूप में आप देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मराठे, निजाम और हैदर अली कमर कस चुके थे। ये तीन अलग अलग राज्य हैं। मराठे के बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। निजाम और हैदर अली मैसूर राज्य का था, वो टीपू सुल्तान का पिता था। तीनों जो थे एक बड़ी रियासत को फाउंड करते थे। ऐसी स्थिति में वो तीनों कहीं ना कहीं आशंकित थे अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति से। अतः वे अंग्रेजों की जो बढ़ती हुई शक्ति थी उस पर अंकुश लगाना चाहते थे। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग ने अपने को आंतरिक कठिनाइयों और बाह्य संकटों से घिरा हुआ पाया। आंतरिक कठिनाइयां, बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी वो डवाडोल थी,
कंपनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो डबाडोल थी। ये आंतरिक कठिनाइयां हुई। बाह्य कठिनाइयों में उसके समक्ष चुनौती थी मराठों की, निजाम की और हैदर अली की। इस स्थिति में उसने सर्वप्रथम बड़ी तत्परता से सुधार कार्यों को अपने हाथों में ले लिया। कंपनी के निदेशकों ने वॉरेन हेस्टिंग को सुधार करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्रदान किए थे। उसने बड़े उत्साह और साहस के साथ सुधार कार्य आरंभ किए, जिसके निम्नलिखित सुधार उल्लेखनीय हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने जो सुधार कार्य किए वो वस्तुतः प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक इन सब चीजों पे बेस्ड था। वस्तुतः वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो सुधार किए गए थे उस सुधारों का एकमात्र जो प्रमुख उद्देश्य था वह यह था कि कैसे ब्रिटिश शासन की पकड़ भारत में मजबूत की जाए। इसी उद्देश्य से वॉरेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम एक प्रशासनिक सुधार किया। प्रशासनिक सुधार में उसने क्या कि वॉरेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम द्वैत शासन का अंत कर दिया, जिसे लॉर्ड क्लाइव ने 1767 ईस्वी में लागू किया था। जो लॉर्ड क्लाइव ने जो 1767 ईस्वी में बंगाल में एक द्वैत शासन लागू किया था, उस द्वैत शासन को वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था कि द्वैत शासन होता क्या है, अतः मैं नहीं समझता कि मुझे पुनः आपको बताने की आवश्यकता है। दूसरा, कंपनी ने दीवानी का कार्य अपने हाथों में ले लिया। बंगाल का नवाब शासन कार्य से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया और उसे कंपनी की ओर से 32 लाख की जगह 16 लाख रुपए पेंशन दी जाने लगी। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर, उसके पुत्र नजमुद्दौला से लॉर्ड क्लाइव जो होता है वो निजामत का अधिकार प्राप्त करता है और शाह आलम से दीवानी अधिकार प्राप्त करता है। और जो नवाब के से जो निजामत का अधिकार प्राप्त करता है लॉर्ड क्लाइव, उसके एवज में उसे 32 लाख रुपए पेंशन देने की बात करता है। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग आता है तो वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है कि कंपनी सारे कार्यों को ले लेती है अपने हाथों में, यानी अब प्रत्यक्ष नियंत्रण कंपनी के हाथ में बंगाल का आ गया था। और जो बंगाल का जो नवाब था जिसे पेंशन 32 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, उसके पेंशन को आधा कर दिया जाता है और 16 लाख रुपए पेंशन दी जाने लगती है। दूसरी तरफ बंगाल का नवाब अभी नाबालिग ही था। बंगाल का जो नवाब था अभी बालिग नहीं हुआ था। अतः हेस्टिंग ने मीर जाफर की एक विधवा मुन्नी बेगम को उसकी संरक्षिका और नंद कुमार के पुत्र गुरुदास को उसके घर का प्रबंधक नियुक्त किया। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब नवाब नाबालिग था तो वॉरेन हेस्टिंग ने मीर जाफर की जो एक विधवा बेगम थी, मुन्नी बेगम उसका नाम था, उसे बंगाल के नवाब का संरक्षिका नियुक्त किया और नंद कुमार के जो पुत्र थे गुरुदास, उनको उस घर का प्रबंधक नियुक्त किया। इस तरीके से पूर्ण तरीके से बंगाल के राज कार्यों पे वॉरेन हेस्टिंग का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब ये जो मुन्नी बेगम और क्या के संरक्षिका पद पर नियुक्त होने की जो बात है, इसके संबंध में आगे के क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। एक बड़ा ही रोचक तथ्य है जो वॉरेन हेस्टिंग से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा। आगे मोहम्मद रजा और सिताब राय जो द्वैत शासन काल में बंगाल और बिहार के नायब दीवान थे, उन पर गबन का अभियोग चलाया गया तथा उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। देखिए, जो दीवान थे उनकी नियुक्ति का अधिकार बंगाल के नवाब को था, लेकिन ऐसा कहा गया था कि बंगाल का नवाब ब्रिटिशर्स कंपनी के परमिशन या फिर मशवरे के बाद ही किसी भी व्यक्ति को दीवान नियुक्त करेगा, यानी एक तरीके से उनका हस्तक्षेप था। और उन दीवानों की जिसकी नियुक्ति रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, उसके ऊपर अब गबन का आरोप लगाया गया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और लगा करके उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया। इस तरीके से दीवानी कार्यों को भी प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया गया। इससे पूर्व द्वैत शासन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी ने दीवानी एवं निजामत दोनों अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में लिया था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग जब आता है
तो दीवानी कार्य भी प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में लेता है और निजामत के कार्य भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लेता है। राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार अब कलकत्ता राजनीतिक कार्य का केंद्र बन गया और भारतीय समहारता की जगह अंग्रेज समहारता नियुक्त किए जाने लगे। समहारता वो शख्स होता है जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे कर जमा करने की अनुमति दी जाती है, वो नियुक्त किया जाता है। इससे पहले द्वैत शासन में जो समहारता का जो पद था वो भारतीयों के लिए सुरक्षित रखा गया था। भारतीय ही कर जमा करते थे और वो अंग्रेजों को देते थे, एक फिक्स अमाउंट होता था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, भारतीय समहारता को भी पद से मुक्त कर दिया और उसकी जगह अंग्रेज समहारता की नियुक्ति किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रशासनिक सुधार में वॉरेन हेस्टिंग पूर्णतः जो शासन व्यवस्था थी अपने हाथों में ले लेता है और इस तरह से वो प्रशासनिक सुधार को अंजाम देता है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि न्यायिक सुधार और राजनीतिक सुधार और राजस्व संबंधित सुधार वॉरेन हेस्टिंग किस तरीके से करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।